हाकिम रजा हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं। हाकिम से हम फिर कनेक्ट करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या चल रहा है। हाकिम भाई, हाकिम रजा साहब, थोड़ा ये बताइए कि अभी कितने ज्यादा और लोग जुड़ रहे हैं और अटैक का कितना खतरा है। आपने जैसे बताया कि बुशेर में काफी ज्यादा अटैक हुई, आपने ये भी बताया कि 100 से ज्यादा जगहों पर अटैक हुआ है। इजराइल के ऊपर अटैक होगा कि नहीं, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इजराइल है। तो थोड़ा ये समझाइए कि अब ईरान इजराइल पे कब अटैक कर सकता है, और अभी ईरान के अंदर का माहौल थोड़ा और डिस्क्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि ईरान से डायरेक्ट रिपोर्ट देख पाए। तो दर्शकों, हम आपको लेटेस्ट अभी बताते हैं कि क्या चल रहा है। हाकिम रजा, थोड़ा बताइए, समझाइए कि ईरान में एग्जैक्टली क्या देख पा रहे हैं। हमला हो सकता है अचानक इस तरह के हमले को लेकर, वो ईरान पर अमेरिका का हो या चाहे में जो है ना, जो गवर्नमेंट के खिलाफ ही, जैसे आप देख रहे हैं कि पेजिशकियान जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, और अब्बास अराची जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों पे भी बोल रहे हैं कि आप बातचीत मत करो, जंग करो, बातचीत मत करो। जब तक ये लैंग्वेज, सिर्फ जबान जानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं पावर की, यानी जब तक पावर यूज नहीं होता वो नहीं जानते। क्योंकि 40 दिन में देख ले, जब आधा पावर हो गया है इनका और इनके पूरे बेसिस खत्म हो जाएंगे तो कोई पावर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पूरी पब्लिक का यही है कि नारा अल्लाह अकबर बोलता है, अल्लाह बड़ा है, किसी पे से डरना नहीं है। अभी आप देख रहे हैं बाजू से जो प्रोसेशन जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो मतलब यह है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है। तो हम अल्लाह के पावर के सामने झुकेंगे, किसी दूसरे पावर के आगे नहीं झुकेंगे। तो इसमें ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पर यहाँ के लोगों में मसलन आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट पेजिशकियान और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची दोनों भी इराक भी गए हुए थे। उसी के साथ बड़े बड़े जो कमांडर्स हैं, जैसे इस्माइल खानी खुद के कमांडर हो गए, और आप देख रहे थे कि वहीद जो IRGC के चीफ, वो बोल रहे थे कि मारे गए। अभी अकायक तेहरान में नमाज जनाजा में वो शरीक थे। अब वो अमेरिका के जो दावे थे कि मारे गए, वो उससे झूठे साबित हो रहे हैं। अभी पता नहीं, अभी जितने भी आप देखें, कई बड़े लीडर्स, कई सबके सब अटेंड हुए, सिवाय एक सुप्रीम लीडर को आगे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो तकरीबन कई यानी 20-25 साल से जो IRGC को चला रहे हैं, और यानी कि तकरीबन 37 इयर्स का जो सुप्रीम लीडर का दौर था, उस दौर में इन्होंने काफी साथ रह के अच्छा समझा। लेकिन अभी थोड़ा ये भी समझाइए कि हाउ इज द एनवायरमेंट, लाइक किलिंग ट्रम्प इज द प्रायोरिटी नाउ। ईरान के लोगों को आर दे फीलिंग दैट इज इट the only way to win this war? क्योंकि the entire conversation is कि who is winning the war, ये war जीता कौन, so who is the winner? और if Iran wants to win, killing Trump is the only way for Iran to win। ये थोड़ा हमें बताइए जी। सिवाय एक सुप्रीम लीडर को आगे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो तकरीबन कई यानी 20-25 साल से जो IRGC को चला रहे हैं, और इस वजह से हो सकता है कि मुस्तफा खामेनी अभी सामने नहीं आ रहे हैं। दौर था, उस दौर में इन्होंने काफी साथ रह के अच्छा सा सीखा हुआ है, तो उनको रखा हुआ है कि सेकंड ऑप्शन के लिए। और जैसे जैसे यहाँ पर शहादत मिलेगी, और ज्यादा लोगों में जज्बात बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई डर नहीं है। एक हुआ तो मसलन आयतुल्लाह खामेनी गए, उनके रिप्लेस उनका बेटा मुस्तफा खामेनी, यानी कि उनके बेटे की वजह से नहीं आए हैं। वो जो धर्म गुरु हमारे इसमें होती है, और जो पूरी दुनिया नॉलेज होती है, तो वो नॉलेज के हिसाब से, अब धर्म गुरु के हिसाब से जो पोजीशन देते हैं, उस पोजीशन के हिसाब से इसी तरह कमांडर्स में भी, मिलिट्री चीफ्स में भी, यानी कि हर, यानी एक लाइन नहीं, 4-4, 5-5 लाइन के, आप एक लाइन खत्म करेंगे, दूसरा लाइन खत्म करेंगे, तीसरा लाइन, इस तरीके के पहले से बनाए रखे हुए हैं कि इनको पता है पहले से ही जब जंग में होते हैं तो शहादत तो होगी, मिलेगी। तो हर लोग चाह रहे हैं कि जो भी कमांडर बड़े लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हमें शहादत मिले। तो लोग दरमियान, यानी आप देखें प्रोसेशंस में सब जगह पे प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं। अगर डर होता तो अंदर बैठे हुए होते थे, तो सबके सब निकले हुए जी। अब थोड़ा और समझा दीजिए कि अब ये लाल झंडे, इतने बड़े बड़े लाल झंडे बैकग्राउंड में दिख रहे थे, कि किस प्रकार से लोग अब बिल्कुल मर जाएं या मरो या मारो, वो हालात हो चुके हैं। ईरान एज अ कंट्री हो सकता है कि इस वॉर में फाइनेंशियली बर्बाद हो जाए, लेकिन जीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और किसी चीज पे वो तैयार होने को
मानेंगे नहीं। अगर वो जीतते नहीं है, ये वॉर जीतते नहीं है, तो और किसी चीज से उनको शांति नहीं मिलने वाली। कोशिश की गई कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया जाए। हमें पता है कि किस प्रकार से वहां के का पैसा है उसको गिराया गया, उसको पहले बर्बाद किया गया ताकि ईरान और गरीब हो जाए। डॉलर के मुकाबले जो वहां का पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद किया गया। लोगों को वहां पर रोटियां तक नहीं मिल पा रही थी, बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। शुरुआत कैसे हुई थी हमें पता है कि किस प्रकार से वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट का नाम लिया गया था कि खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। लड़कियां स्ट्रीट पे आ गई, वो अपने हिजाब जला रही थी, खामेनेई की फोटो जला रही थी, सिगरेट से खामेनेई की फोटो जला रही थी, बहुत सारी चीजें वायरल हुई। लेकिन बाद में स्थिति बदली और फाइनली यही समझ में आया कि ट्रंप को अटैक तो करना ही था, चाहे बहाना कुछ भी हो, ह्यूमन राइट्स हो या कुछ भी हो। अब कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा। अगर हम वो याद करें पल जब ये बोला जाता था कि ईरान के अंदर देखिए कितने लोग हैं सड़कों पे, जब दिखते थे 1000 या 1500 15,000 लोग, लेकिन आज देखिए जब जैसा रिपोर्टर बता रहे थे हमें, हकीम रजा बता रहे थे कि कम से कम 7 से 8 लाख लोग, उससे ज्यादा लोग उधर भरे पड़े हैं। पूरी गलियां पैक्ड है। ईरान का एयर स्पेस भी अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर अटैक्स लगातार हो रहे हैं। ईरान भी लगातार बदला ले रहा है। वॉर के दौरान, इतने बड़े वॉर के दौरान अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वो एक देश में जान फूंक सकती है कि ईरानियन, हर एक ईरानियन यूएस से, इजराइल से और बाकी के उनके जो देश है, सपोर्टिंग देश है, उनसे लड़ने के लिए तैयार है। हाकिम रजा, थोड़ा और समझाइए, क्या अभी फीलिंग है लोगों की? ईरानियंस क्या सोच रहे हैं? और प्रोटेस्ट जो है हमारा, जो बात करते थे कि प्रोटेस्ट वो अब खत्म हो चुका है, उसका नामो निशान खत्म हो चुका है। हम ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि मुझे बताया गया, हाकिम रजा फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे डायरेक्ट मशाद से। मशाद, जहां पर अभी अली खामेनेई का लास्ट राइट्स, उनके लास्ट राइट्स चल रहे हैं, उनको वहीं दफना दिया जाएगा, उनके मॉर्टल रिमेन्स को। आपको पता है कि खामेनेई की फैमिली को खत्म करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने। खामेनेई ने डिसाइड किया कि वो तो अब अपने जान की आहुति खुद दे देंगे। वो उसी घर में रुके रहे जहां उनके इंटेलिजेंस ने बताया था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। इसके बावजूद खामेनेई उसी घर में रुके रहे। उन्होंने शहादत दी अपने देश के लिए। एक मैसेज गया पूरे ईरानियंस के लिए कि अब लड़ाई बहुत बड़ी आने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई, एक डिसाइसिव लड़ाई होगी। एंड नाउ वी नो कि ये वॉर कैसे कैसे तब्दील हुआ है, किस तरीके से 130 दिनों में ये वॉर हर दिन खत्म और बंद होता गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपनी सनक इस पूरे वॉर में दिखाई है। उन्होंने ये दर्शा दिया कि वो यूएस के प्रेसिडेंट होने लायक है कि नहीं, ये भी उन्होंने दिखा दिया। और खामेनेई का बेटा मुज्तबा खामेनेई, उसको मारने की भी काफी सारी कोशिश की गई। एक और आपको डिटेल बता दे अगर आपको ना पता हो तो जब ये पूरी पीस टॉक्स चल रही थी, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था और पाकिस्तान बुलाया गया था ईरान के लोगों को, ईरान के टॉप कमांड को। तो ईरान काफी दिन तक नहीं गए, ईरान के टॉप कमांड नहीं गए। फिर यह डिसाइड हुआ कि आसिम मुनीर जाएंगे पाकिस्तान से ईरान और मुज्तबा खामेनेई से मिलेंगे। लेकिन फिर ईरान ने यह दिखाया कि उनको इस इंसान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई से किसी की मीटिंग नहीं कराई। शायद यही एक रीजन है कि मुज्तबा खामेनेई अपने बाप के, अपने फादर के आखिरी दर्शन नहीं कर पाएंगे। उनके मॉर्टल रिमेन्स को दफनाने के लिए हो सकता है मुज्तबा खामेनेई पहुंचे ही नहीं। 4 बजे का टाइम, जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, लोकल रिपोर्टर जो हमारे वहां पहुंचे हुए हैं, कि 4 बजे लास्ट राइट्स होंगे, उस समय उनको दफनाया जाएगा। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों का वेट किया जा रहा है। एयर स्पेसेस बंद हैं, लोग इधर से उधर बहुत मुश्किल से ट्रेवल कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग विदेशों से आने वाले हैं। इराक ने फुल सपोर्ट दिखाया है अपना ईरान को लेकर के, एक और मुस्लिम कंट्री जिसने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है और सीधे ऐसा लग रहा है कि बगावत पे खड़े हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जिनसे एक्सपेक्टेड था कि मुस्लिम कंट्रीज से जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए हैं। और इन सब के बीच जो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इनके बीच में आईआरजीसी अपना ऑपरेशन, एक नया ऑपरेशन वो शुरू कर चुका है, जो कोशिश कर रहा है कि कतर के ऊपर अटैक करेंगे, इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे,
डायरेक्टली अभी कुवैत और बहरीन जो 5th फ्लीट की बात करते, उस 5th फ्लीट पे भी डायरेक्ट अटैक किया है। कितने यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं इसको लेकर के अभी अपडेट्स नहीं आई हैं। ईरान में कितने मरे हैं वो हम आपको बता दें, 14 मारे गए हैं ईरान में, 80 के लगभग घायल हुए हैं, लेकिन काफी सारे लोगों को अभी यहां पर पहुंचते हुए देखा गया। हमारे साथ हाकिम रजा डायरेक्ट मशाद से फिर जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें दर्शकों की थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि बीच में कनेक्शन की दिक्कत हो, क्योंकि आपको पता है कि कितने बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ है। हाकिम रजा साहब, जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा और हमें बताइए कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्या आगे होने की उम्मीद है और किस प्रकार से जब ये फ्यूनरल खत्म होगा उसके बाद क्या क्या देखा जा सकता है। में है ना, पहले जो जंग से पहले बातचीत का जी। था लोगों में, जैसे जंग शुरू होने के बाद बातचीत का कोई रकम का नहीं है। जैसे ये गवर्नमेंट आगे बढ़ी बातचीत के, इसकी दौरान एक मैसेज आया था सुप्रीम लीडर का कि जी। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता था बातचीत से, मेरे दूसरे नजरिए थे। खैर जो चूंकि गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन में आगे बढ़ चुकी है इसीलिए हमने उसका सम्मान कर रहे हैं। तो उसके जी। बावजूद पब्लिक में, जो यहाँ के लोगों में, अवाम में बहुत गुस्सा है। बातचीत पे हरगिज राजी नहीं थी, उसके बावजूद गवर्नमेंट करने के बाद अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट में भी हिम्मत है कि नेगोशिएशन पे जाना आगे बढ़े। कोई रकम का नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईआरजीसी के जितने भी मैंने देख रहा हूं, कहीं भी देखो बसीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो आईआरजीसी को डायरेक्ट ये करते हैं। जैसे यहाँ पर दो पावर चलते हैं, एक गवर्नमेंट का पावर होता है, मिलिट्री और पुलिस उसके अंडर में आती है, दूसरा है आईआरजीसी के अंडर बसीज। वो तकरीबन बसीज जो है पूरा मुल्क में तकरीबन 30% से ज्यादा, यानी हर गली में मस्जिद होती है, मस्जिद के अंदर जितने वॉलंटियर्स होते हैं वो पूरे बसीज के होते हैं। तो लेडीज में भी जेंट्स में भी तकरीबन इन्हें 3 करोड़ से ज्यादा बसीज है। जो बसीज निकली हुई है ना कि हम किसी हालत में भी समझौता नहीं करेंगे, तो अब ये समझौता नहीं करेंगे, पहले से यही है, तो अभी गवर्नमेंट में भी हिम्मत नहीं होगी कि नेगोशिएशन यहाँ के, क्योंकि अभी नारे लग रहे हैं जो भी हमारे खून रगों में है रहबर के लिए हथिया है, हम जंग में तैयार है, यानी कि हम मरने के लिए, शहादत के लिए तैयार हैं, नेगोशिएशन नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह यहाँ से जो बेसेस हैं अमेरिकन बेसेस को खत्म करना, ये एक ही इनका डिमांड है। तो पूरी तरह मुझे ये लगता है कि अगर जंग इसी तरह चलता, अभी देखा आपने 40 दिन के जंग में तकरीबन अमेरिका के कई बेसेस यानी तकरीबन पूरे तरह बंद हो गए, खत्म हो गए, या तकरीबन आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए हैं, खराब हो चुके हैं। तो इसमें अभी जंग चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बच पाएगा। जी, थोड़ा सा डिटेल और बताता हूं हाकिम रजा भाई, क्योंकि आप अभी फ्यूनरल में हैं और मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं। दर्शकों, आपको डिटेल बता देता हूं कि इस वॉर में एग्जैक्टली अभी किस प्रकार से अटैक्स ईरान की तरफ से हो रहे हैं, कितने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट, ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री, ये आपको बता दे 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो काफी महंगे होते हैं यूएस के, उसको ईरान ने उड़ा डाला है। 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जब से वॉर शुरू हुआ 30 को उन्होंने उड़ाया है। वॉर बहुत ही ज्यादा भड़क चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ईरान और इजराइल यूएस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो दोगलापन है वो हर मोमेंट पे बदलता जाता है। ट्रंप का दोगलापन हर मोमेंट पे बदलता जाता है, तो उसकी बात नहीं करते। लेकिन आपको ईरान और इजराइल के बीच जो डायरेक्ट वॉर चल रहा है उसकी अपडेट बता दें कि 100 से ज्यादा जगह पे जो हमले हुए हैं, यूएस तो उसमें इन्वॉल्व था ही, लेकिन इजरायली प्लेन्स भी इन्वॉल्व थे, और उसके साथ जो यूएस के काफी सारे जो उनके बेसेस हैं उस पे अटैक के साथ 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को उड़ा दिया गया, बर्बाद कर दिया है आईआरजीसी ने, जिसपे बहुत ज्यादा घमंड होता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मिसाइलों का नाम लेते हैं, टोमाहॉक्स, जिससे उन्होंने बच्चों को मारा था, 160 से ज्यादा बच्चों को मारा था, उस पर आज तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। ये सब डिटेल्स मैं इसलिए बता रहा हूं हाकिम भाई कि आपको भी पता चले कि किस लेवल का वॉर बढ़ चुका है। जब आप ये वॉर कवर कर रहे हैं, जब आप ये फ्यूनरल कवर कर रहे हैं, आपको अपनी सेफ्टी भी बनाए रखना है, क्योंकि क्यों कोई नहीं जानता कि किस वक्त हो सकता है मशाद को अगला टारगेट बना ले यूएस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये वॉर हार चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये वॉर लड़ा है एक ईरान जैसे देश ने, जिसका कि अभी भी 70% मिसाइल्स, 2000 प्लस किलोमीटर रेंज के 70% मिसाइल्स, जो कि CIA खुद बोल रहा है, कंफर्म रिपोर्ट है कि वो बचे हुए हैं, तो बहुत तबाही हो सकती है। कतार और बाकी के देश
जो कि इतने अमीर हैं, उनकी तबाही भी हो सकती है। रजा जी के पास दोबारा चलते हैं। हाकिम भाई, तो ये सारी अपडेट्स आपको बताना बहुत जरूरी है, मिसाइलों की डिटेल्स भी बताना बहुत जरूरी है। आप बताइए और आगे की डिटेल्स हमें जरा जी, अभी सुनाइए यहाँ कि पर क्या तो चल रहा आप है। देख रहे हैं कि ये जो पूरा मिडल ईस्ट में जो खाड़ी देश है ना, पूरे मिडल ईस्ट में जैसे ईरान चाहता वैसे ही होगा। अभी अमेरिका की दादागिरी जो पहले थी अभी नहीं चलेगी। दादागिरी तो तकरीबन खत्म हो गई है। सिर्फ ट्रंप को आप देख रहे हैं, हर वक्त हर घंटे में एक एक बयान देते रहता है। कभी मैं ईरान के लोगों के साथ हूँ, कभी बोलता है बहुत ग्रेट पीपल हैं, कभी बोलता है उनको मार दूंगा, कभी बोलता है ऐसे। वो कोई ट्रंप के बातों पे कोई भरोसा नहीं है। यानी अमेरिकन अवाम ही ट्रंप के बातों पे भरोसा नहीं करे। ये सोच देख रहे हैं कि ट्रंप कोई भी एक बयान देता है तो वेट करते हैं कि ईरान से क्या बयान आ रहा है। ईरान के बयान पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं ट्रंप के बजाय। तो ये ऐसे लग रहा है कि जो आया था, अमेरिका ने सोचा था ईरान में रिजिम चेंज करना, अभी ऐसे लग रहा है कि ईरान में जो पहले थोड़े लोग रिजिम के खिलाफ थे, अब वो जी जी पूरे के पूरे साथ हो गए। अभी कोई ऐसा एक फर्द भी ऐसा नहीं है कि जो रिजिम को चेंज करें। उसी के बरअक्स आप देख रहे हैं अमेरिका में पब्लिक 80% से ज्यादा लोग अमेरिकन पब्लिक वहां के रिजीम की चेंज है, और जी इसराइल में इसराइल की रिजीम की चेंज। यहाँ पर उल्टा असर दिख रहा है। जैसे ईरान में आए थे रिजीम चेंज करने के लिए, यहाँ पर पावरफुल हो गया रिजीम, वहां पर डाउनफॉल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं दिन ब दिन वहां की जो लोकप्रियता है अमेरिका और इसराइल में कम हो रही है लोगों के दरमियान। यहाँ जी पर लोकप्रियता जो लोगों का जो ध्यान लोगों की जो गवर्नमेंट के साथ वो बढ़ रही है। यानी कि ये मेन थिंग क्या है, ये जो सुप्रीम लीडर है ना उनकी वजह से, यानी पूरी की पूरी पब्लिक है ना सुप्रीम लीडर के पीछे है। सुप्रीम लीडर जो कहते हैं उसी पे अमल करते हैं। ये जो लोगों के दरमियान जज्बा, जोश और जज्बा है ना, ये मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब जंग होती है तो लोग थोड़ा भागते हैं, डरते हैं। यहाँ पर क्या है, जो आप देख रहे हैं जंग शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं लाखों के लोग जमा हो रहे हैं, कोई जी किसी के अंदर डर ही नहीं है। जहां पे आप देख रहे थे कि वो बोल रहा था कि मैं अभी ये ब्रिजेस पे बमबारी करूंगा, वहां पर वही ब्रिजेस पे लाखों लोग जमा हो जाते हैं कि बमबारी मार के देखो। ये ऐसा जब इसराइल में देख रहे हैं, एक तरफ मिसाइल आ रहा है, ये तो बंकरों के अंदर भाग रहे हैं। यहाँ पर बमबारी हो रही है बोले तो ये रोड बड़ा की तरफ आ डिफरेंस रहे आप हैं। बता अब रहे ये हैं। मुझे नहीं लग रहा ये ऐसे कैसे जज्बा है, ये कैसा लोगों में ईमान जी है कि शहादत की तरफ दौड़ के चले आ रहा है। जी वहां पर एक तरफ भाग जी, रहे बड़ा हैं, यहाँ पर डिफरेंस आप शहादत बता के रहे लिए हैं। दौड़े ये चले आ रहे हैं। ईरान और इनसे इजराइल के लड़ना बीच का जो जैसे डिफरेंस जो आप सोच बता रहे रहा हैं है बहुत अमेरिका जरूरी है, जैसे, बता रहे हैं। वो हो नहीं सकता। जो उनकी CIA और मूसाद ने जो रिपोर्ट्स दिए थे ईरान के लिए, ऐसा कर देंगे 2 वीक में खत्म कर देंगे, 4 वीक में खत्म कर देंगे, 40 दिन हो गया और स्ट्रांग हो गया। जितने वो तो बता रहे हैं कि लाखों के हमारे पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं, जी हमें जो कोई आप फर्क, जो पुराने हथियार थे उसको यूज किए हैं, अभी नए हथियार हम बना के रखे हैं। तो अब ये जो मिसाइल सिटीज जो अंदर हैं, ये जो जियोग्राफिकली जो ईरान का माउंटेन्स का है, वो उसके अंदर कोई दुनिया की कोई बलंकर ब्लास्टर कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहले से प्लानिंग, जो 40 साल से जो प्लानिंग किया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जी ये किया। जो जी आयतुल्लाह वही मैं खामेनी जो पूछना चाह गुजरे, रहा था, उन्होंने जो जैसा आप पॉलिसी बनाई, बता जो रहे जिस थे। हिसाब से जो RSGC से जो प्लानिंग के साथ ये हैं, वो पहले से ही था। कोई बातचीत नहीं करना है, हम इतना स्ट्रांग बने कि खुद ब खुद दुश्मन हमारे घुटनों पे है। जी जैसा आप बता रहे थे, यही कि बहुत बड़ा डिफरेंस आप बता रहे थे कि आप रजा भाई बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहे थे। दर्शकों, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये आपको बताएगा, ये चीजें आपको समझाएगी जो रजा भाई आपको बता रहे थे कि जो डिफरेंस है ईरान और इजराइल में, क्यों ईरान ये वॉर जीत गया, क्यों इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कुछ होने के बावजूद अब यूएस और इजराइल ये वॉर हार गया। जब ईरान पर अटैक होता है तो इरानियंस, जब ये अनाउंसमेंट होती है कि इरानियंस को पता चलता है कि बॉम्बिंग होने वाली है, यूएस का अटैक होने वाला है, जब सायरन्स बजते हैं तो यूएस को डिमोरलाइज करने के लिए पूरी जनता, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यानी कि उन्हें पता है कि यहां पर बहुत बड़ी बॉम्बिंग हो सकती है। उसके बावजूद आपको स्क्रीन पे लाखों लोग दिख रहे हैं, लाइव दिख रहे हैं, पूरी गलियां भरी हुई दिखती है। अगर यही सायरन जब इजराइल में बजता है तो वहां के लोग सीधे भागते हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। एक बहुत छोटा देश है इजराइल, वहां पे जनसंख्या, लेकिन डेंसिटी वाइज आपको लगेगा कि काफी लोग हैं, जो बड़े शहर हैं, काफी सारे एरियाज जो इजराइल के वो सूखे हैं, वहां पे कुछ है नहीं। तो
जो पूरी जनता है उनका डिफरेंस कि किस प्रकार से वो अपनी सरकार को सपोर्ट करती है, किस प्रकार से वो सरकार के साथ है कि नहीं, वो किस लेवल पे अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने देश के लिए जान देने की जो बात आती है, उस पर यह बहुत बड़ी चर्चा है। बहुत बड़ी बात अभी हाकिम रजा ने समझाई कि कैसे इजरायली जो लोग हैं वो छुपने के लिए जाते हैं, इरानियंस गलियों में आ जाते हैं जब अटैक के लिए सायरन्स बजते हैं। आपको यह भी पता होगा कि इजराइल में जितने भी लोग हैं, जो भी जिनकी भी पैदाइश है वहां की, वो सब इजराइल में सेना की ट्रेनिंग लेते हैं। सबको सेना ज्वाइन करना पड़ता है, सबको सेना में सर्व करना पड़ता है, और वो सारी ट्रेनिंग के बाद फिर एक आम नागरिक की जिंदगी दोबारा जी पाते हैं आफ्टर सर्विंग इन द आर्मी। हाउएवर, ये सब होने के बावजूद जो डर है इरानियन मिसाइल्स का वो बहुत ज्यादा है। एक और मैं आपको सच्ची घटना बता दूं, भारत में हमें काफी सारे इजरायली जो सैनिक मिलते हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे, अक्टूबर 7 का जब एनिवर्सरी आने वाली थी और जब हम बात कर रहे थे उन इजरायलियों से, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई कि जब हुतीज के मिसाइल्स गिरते थे इजराइल पे, चाहे वो टेल अवीव में हो या हाइफा में हो, तो ये इजरायली हंसते थे कि अरे छोटी छोटी मिसाइलें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आयरन डोम तो इसको रोक ही लेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई मरने नहीं वाला। लेकिन जब इरानियंस ने मिसाइल मारना शुरू किया, उसके बाद जब इनके आयरन डोम फेल हुए, पैट्रियट मिसाइल्स फेल हुए, और अब तो देखिए कि कतर वतर जो भी देश है हर जगह पे ये मिसाइल्स उनके फेल हो रहे हैं, पैट्रियट सिस्टम फेल हो रहा है। अब इनमें असली खौफ नजर आ रहा है। जब हमने उनसे पूछा, इजरायलियों से पूछा कि हमें इजराइल आना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए, नहीं, तो उनका बड़ा सिंपल सा कहना था कि भाई इतना ज्यादा खतरा है, हमारी जिंदगी तहस नहस हो रखी है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दीज मिसाइल स्ट्राइक्स, और अब इजराइल फिर से अटैक कर रहा है। इसके पीछे का भी रीजन आपको समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू कितने ज्यादा प्रेशर में है, उनके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं। ट्रंप ने तो खुलेआम बोला कि इसको तो माफ कर दो, कि जो भी इन्होंने गुनाह किए हैं उसको आप माफ कर दीजिए, ये ट्रंप ने बोला, उनके सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए थे। तो ये सारी बहुत सारी चर्चाएं हैं। जो पॉलिटिक्स है, आगे की पॉलिटिक्स, पीछे की पॉलिटिक्स बहुत अलग होती है। अगर दर्शकों आपको लगता है कि कोई भी वॉर जो ये शुरू करता है, यूएस या इजराइल या कोई भी देश अगर किसी वॉर को शुरू करता है, तो अगर आपको लगता है कि ये देश के लिए लड़ा जाता है, देश की सेवा के लिए लड़ा जाता है, तो आपको बता दे कि इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेसेस आर इन्वॉल्व। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको अपने हथियार बेचने होते हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व। इन सबको मोटी गाढ़ी कमाई होती है। वी कॉल देम वॉर डॉग्स, जो वॉर में पैसा बनाते हैं, वॉर डॉग्स। आपने नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी कि कैसे ये जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो बीच में पैसा बनाते हैं। भले हमारे सिपाही मरे, चाहे वो किसी भी देश के हो, लेकिन किसी की जान जाना होती है, किसी की जान की वैल्यू होती है। लेकिन इस वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि उन्हें अपने सिपाहियों की भी वैल्यू नहीं है। उनके खुद के भी सिपाही मारे गए तो उन्होंने बोला अरे सैनिक तो मारे जाते हैं। अभी तक उन्होंने बोला केवल 14 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन रियलिटी बहुत ही हार्श, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही भयानक हो सकती है यूएस के लोगों के लिए। हो सकता है वहां पे लगातार 200-300 बॉडी बैग्स आपको दिखे, जैसा कि आपको याद है कि कैसे राजनाथ सिंह ने भरी संसद में बोल दिया था कि हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन अंत में उनको यह डिक्लेयर करना पड़ा कि 6 सैनिक मारे गए। अभी और ये नंबर्स कब खुलेंगे ये कोई नहीं जानता। अभी और कितने लोग मरे वो कोई नहीं जानता। ये सब हमें बाद में पता चलेगा। वैसे ये यूएस ईरान वॉर में यूएस के कितने सैनिक मरे, इजराइल के कितने सैनिक मरे, कतार में कितने सैनिक मारे गए, यूएस के बहरेन में कितने मारे गए, बहुत सारी डिटेल्स को छुपा करके यूएस सरकार बैठी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.